Hey, welcome dear students in the class of chemistry. Let's start our today's topic. आज का सेशन शुरू करेंगे ना। चलो बहुत अच्छे सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अपना सारा काम बंद कर दो सबसे पहले तो, ओके, एंड अपना 100% कंसंट्रेशन मुझे दो यहाँ पे, ओके। सो बच्चों चलो शुरुआत करते हैं आज के कंसेप्ट के बारे में। याद है मैंने लास्ट सेशन में आपको क्या पढ़ाया था? मैंने आपको लास्ट सेशन में KW पढ़ा के बताया था। वहां पे आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से H2O का ऑटो आयोनाइजेशन समझाया, बहुत अच्छे। अभी देखो आज एक नया कंसेप्ट पढ़ना है, बहुत इजी वाला कंसेप्ट, पीएच कंसेप्ट। सबसे इजीएस्ट कंसेप्ट, क्योंकि आई थिंक आप बच्चों ये सारी चीजें 10वीं कक्षा में पढ़ के आए। अगर नहीं पढ़े तो टेंशन मत लो, आज पढ़ा दूंगा ना, ओके। पीएच कंसेप्ट पढ़ाना है। अब पीएच कंसेप्ट है क्या? एक साइंटिस्ट था, उसका नाम है बच्चों एसएल सोरेनसन। एसएल सोरेनसन ये नाम का एक बंदा था। उसने बताया कि कोई भी एसिड या कोई भी बेस या कोई भी सॉल्ट, ओके, उसे आप चखे बिना, उसके लोन पेयर को देखे बिना, उसके प्रोटॉन एक्सेप्टिंग पावर या प्रोटॉन डोनेटिंग पावर कुछ भी देखे बिना आप बता पाओगे कि वो एसिड है कि बेस है। देखो कितना अच्छा कंसेप्ट है। बाकी आरएनएस ने क्या बताया? प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन रिलीज करेगा, H+ रिलीज करेगा ना तो वो एसिड होगा, OH- रिलीज करेगा तो वो बेस होगा। अगर नहीं किया तो आरएनएस रॉन्ग हो गए। उसके बाद कौन आया? उसके बाद आया ब्रॉन्स्टेड लोरी। ब्रॉन्स्टेड लोरी ने क्या बताया? ब्रॉन्स्टेड लोरी ने बताया प्रोटॉन डोनेट करेगा एसिड होगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा बेस होगा। उसमें तो कंफ्यूजन चल रहा था कि कब कैसे क्या करना है। बाकी बचा था लुइस आ गए। लुइस ने क्या बताया? लुइस ने बताया लोन पेयर डोनेट कर सके बेस होगा, एक्सेप्ट कर पाए एसिड होगा। पर ये तो मॉलिक्यूलर लेवल की बात हुई यार, कब जाके देखोगे, कब जाके आपको वो थोड़ी ना बोलेगा। आपने सॉल्यूशन ले लिया तो सॉल्यूशन थोड़ी बोलेगा कि भाई मैं प्रोटॉन एक्सेप्ट करने वाला हूं तो दूर रहे मेरे से। वो थोड़ी बोलेगा मैं प्रोटॉन डोनेट करने वाला हूं चल तू कैच कर ले, नहीं बोलेगा ना। तो उसी लिए एसएल सोरेनसन ने क्या बताया तो वो समझो बच्चों। सोरेनसन ने बताया कि आपको ये सारे कंसेप्ट तो ठीक है, चलो उसे रखो, पर मेरा कंसेप्ट सबसे इजी है, सबसे इजी वाला कंसेप्ट था। क्या बताया उन्होंने मैथमेटिकल तरीका निकाला, एक मैथमेटिकल तरीका निकाला। आप इसकी मदद से कोई भी सॉल्यूशन कितना एसिडिक है वो भी बता पाओगे, कितना बेसिक है वो भी बता पाओगे, ओके। सो एंड ऑफ द लेक्चर तक आपको कहीं नहीं जाना, ओके। मुझे आपका 100% दो, मैं आपको 100% बना के दूंगा, ओके। चलो तो डायलॉग हो गया, चलो ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे एसएल सोरेनसन ने क्या बताया, काम की बात करते हैं। उन्होंने बताया जो पीएच होता है उसे लिखा जाता है माइनस लॉग बेस 10 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H3O+। बस बात खत्म। पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? पीएच का फॉर्मूला होता है बच्चों, पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग बेस 10 H3O+ मोलर कंसंट्रेशन। बस खत्म, इतना ही बताएंगे, ओके। अब इससे मालूम क्या होता है? देखो उन्होंने क्या बताया, पीएच जनरली होता है ना वो वेरी करता है। पीएच का जो वेरिएशन होता है वो 0, 7 एंड 14 होता है, ओके। अगर आपने बच्चों देखा यहाँ पे तो पीएच 0 से लेके 7 से लेके 14 तक वेरी करेगा। इफ पीएच इज लेस देन 7, मैं आपको बहुत इजी तरीका बता रहा हूं, उसे फोकस करना। If pH is less than 7, मतलब pH जो है वो हमारा less than 7 है, तो वो क्या होगा? वो होगा एसिड। वो क्या होगा बच्चों? एसिड होगा। If pH is greater than 7, greater than, यहाँ पर लिखा है less than 7, greater than 7, मतलब pH जो है वो greater than 7 है, तब वो होगा बेस। एंड इफ pH is equal to 7, solution is neutral, solution is neutral। अब ये तरीका क्या है? अगर pH 7 से कम हुआ तो वो एसिड होगा, अगर pH 7 से ज्यादा हुआ तो वो बेस होगा, अगर pH 7 हुआ तो
वो न्यूट्रल कहलाएगा। तो ये तो ठीक है, चलो समझ में आ गया, पर सोरेनसन क्यों बता रहे थे ये सारी चीज? सोरेनसन ने बताया कि कोई भी सॉल्यूशन कितना एसिड होता है ना, वो डिपेंड करता है उसके हाइड्रोनियम आयन के कंसंट्रेशन पे। अब देखो एक एग्जांपल यहां पे हम देखें बच्चों, एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, मोलर concentration of H3O plus ion in pure water is 1.0 10 to power minus 7 मोलर। क्या मीनिंग होता है कि 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पे अगर आप पानी के अंदर H3O प्लस का कंसंट्रेशन देखने जाओ तो आपको मिलेगा 1.0 10 to minus 7 मोलर। वो आप जानते हो बच्चों, ये आप जानते हो। इसका मतलब ये आया कि अगर आपने लिखा pH is equal to the minus log base 10, यहाँ पे लिखा H3O प्लस का मोलर कंसंट्रेशन, ओके, सो माइनस लॉग बेस 10, यहाँ पे आप लिखोगे 1.0 10 टू पावर माइनस 7। ओके, तो अब आपको लॉग का प्रॉपर्टीज तो अब मालूम नहीं है, मल्टीप्लिकेशन आएगा तो आप क्या करोगे, सब एडिशन के फॉर्मेट में लिखोगे ना। तो आप यहाँ पे लिखोगे बच्चों माइनस लॉग बेस 10 1 माइनस लॉग बेस 10 टू पावर माइनस 7। लॉग 10 1 होता है 0, तो ये हो गया 0, माइनस लॉग में जो पावर होता है वो आगे आएगा, माइनस वैसे का वैसा माइनस 7 आगे आया, लॉग बेस 10। तो यहां पे क्या बना, यहां पे बना pH इज इक्वल टू दी माइनस माइनस प्लस 7 हो गया, लॉग बेस 10 का वैल्यू 1 हो गया। सो ओवरऑल आंसर निकल के आया 7। मतलब प्योर वाटर जो होता है, प्योर वाटर वो न्यूट्रल होता है 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे प्योर वाटर जो होता है वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। अब देखो जनरली टेम्परेचर के साथ H3O प्लस का कंसंट्रेशन थोड़ा बहुत चेंज होता है, पर उससे pH में इतना ज्यादा फर्क नहीं आता बच्चों। तो हम लोग pH को टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट ही कंसीडर करेंगे अभी तो। ओके, हमारे स्टडी में pH को टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट स्टडी कंसीडर करने वाले हैं, तो वो आप ध्यान रखना। ओके, अब देखो pH निकल के आया 7, तो ये बात हुई कितना एसिडिक है उसके लिए। अगर आपको POH लिखना हो, POH तो कैसे लिखोगे, POH इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 OH माइनस का मोलर कॉन्सेंट्रेशन, बस बात खत्म। देखो यार कितना इजी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप ध्यान से देखोगे तभी मजा आएगा। ओके, अब देखो एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मोलर concentration of OH minus solution, OH minus ions in pure water is कितना होता है मोलर concentration प्यारे दोस्तों, 1.0 10 टू पावर माइनस 7, 1.0 10 टू पावर माइनस 7 मोलर। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे POH इज इक्वल टू दी माइनस लॉग बेस 10, OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना आएगा, 1 टू पावर माइनस 10 टू पावर माइनस 7। अब क्या करेंगे हम लोग, हम इसे सिंप्लीफाइड करेंगे, माइनस लॉग बेस 10 1 माइनस लॉग बेस 10 टू पावर माइनस 7। तो अभी जैसे सॉल्व किया उसी तरीके से ये सॉल्व होगा। लॉग 10 1 का 0, माइनस ऐसे का वैसा माइनस 7 आगे आया, लॉग बेस 10 जैसे मैंने अभी बताया लॉग बेस 10 का वैल्यू 1 होता है, माइनस माइनस हो गया प्लस 7। सो प्योर पानी के लिए हमने एक यहां पर रिलेशनशिप निकाला कि pH प्लस POH पानी के लिए क्या होता है, 7 प्लस 7 इज इक्वल टू 14। ये इसका मैक्सिमम है, जैसे pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। इसका मतलब ये होता है if pH increase basicity increase। ये ध्यान रखना, अगर pH बढ़ा
पीएच जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो बेसिसिटी इंक्रीज होता जाएगा। सही है ना, समझ में आ रहा है बच्चों? बहुत अच्छे। एंड इफ pH decreased एसिडिटी इंक्रीज। अपने वाला एसिडिटी नहीं भैया, यहां वाला एसिडिटी इंक्रीज। ये चीज ध्यान रखिए, जैसे जैसे पीएच कम होता जाएगा एसिडिटी बढ़ेगा, एसिडिटी बढ़ेगा। जैसे जैसे पीएच बढ़ता जाएगा बेसिसिटी बढ़ेगा, बेसिसिटी बढ़ेगा। उससे थोड़ा विपरीत इफ पीओएच, चौक बदलो भाई, इफ पीओएच increased, if pOH increased, basicity decreased. If pOH increased, basicity decreased. If pOH decreased, basicity increased. Clear? pOH इंक्रीज हुआ, बेसिसिटी डिक्रीज हुआ, pOH डिक्रीज हुआ, बेसिसिटी इंक्रीज हुआ। सारे इजी स्टेटमेंट्स बता रहा हूं, बस और कुछ नहीं। अब देखो आगे वाला एक टॉपिक जो हमने पढ़ के आए ना अभी, वहां पे क्या था, आयोनिक प्रोडक्ट कैसे लिखा था याद है? जो लिखते थे हम लोग बच्चों KW मतलब आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर लिखते थे। याद है सारे बच्चों को? बहुत अच्छे। कैसे लिखते थे हम लोग? वहां पे लिखते थे बच्चों H+ का कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पर लिखते थे बच्चों OH- का कॉन्सेंट्रेशन लिखते थे। अब देखो अगर मैंने इसे इस तरह से लिखा, यहाँ पे हाइड्रोजन मतलब H+ का इसी फॉर्मूला को आप इस तरह से लिख सकते हो बच्चों, वो भी सही है, -log(10) H+ का मोलर कॉन्सेंट्रेशन, दोनों ठीक, दोनों फॉर्मूला ठीक है बच्चों, कोई गलतियां नहीं है वहां। हाइड्रोजन के आयन के लिए आपको उसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना था, तो आपने पीएच लिखा। जब पीओएच लिखा कहां गया, ये रहा। यहाँ पे OH लिखा तो यहाँ पे OH का कॉन्सेंट्रेशन लिखा था, ये रहा। देखो OH लिखा तो OH का कॉन्सेंट्रेशन लिखा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं बच्चों pKw, तो आप कैसे लिखोगे यहाँ पे pKw? तो यहाँ पे लिखोगे -log(10). यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे Kw। क्या लिखेंगे हम? Kw। देखने वाली चीज है, ध्यान से देखना। टेक्स्ट बुक देखा तो कंफ्यूज, पक्का वाला कंफ्यूज। यहाँ पे H था तो यहाँ पे H+, यहाँ पे H था यहाँ पे H तो यहाँ पे H3O+। आप बोलोगे सर क्योंकि एसिड में तो दोनों ठीक ही होता है ना, सही है। यहाँ पे OH है तो यहाँ पे OH-, तो यहाँ पे Kw है तो यहाँ पे Kw। अब Kw का वैल्यू लिखो, सो -log(10). Kw का वैल्यू लिखो, Kw का वैल्यू होता है H+ का कॉन्सेंट्रेशन एंड होता है OH- का कॉन्सेंट्रेशन। अब मल्टीप्लिकेशन जब किया गया तो हम लिखेंगे इसे log(10) H+ का कॉन्सेंट्रेशन -log(10) OH- का कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि ये तो मल्टीप्लिकेशन है ना। जब भी मल्टीप्लिकेशन आता है तो क्या करते थे? एडिशन कर देते थे। अब ये क्या चीज है? pH। एंड ये क्या चीज है बच्चों? ये पूरा टर्म क्या चीज है? देखो ये पूरा टर्म है pOH। सो pH + pOH बनता है pKw। pH + pOH बनता है pKw एंड उसका ही वैल्यू मैंने आपको निकाल के दिखाया था, वो था 14। याद रखिए बच्चों ये सारी चीजें। अगर H3O+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, if H3O+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, इंक्रीज, pH डिक्रीज, pH क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। वाइस वर्सा सारी चीजें सही। मतलब कि if H3O+ का कॉन्सेंट्रेशन कम होता गया, डिक्रीज। अगर ये कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता गया तो pH भी क्या होगा? pH बढ़ेगा, इंक्रीज। इस केस में ये बेस बनता जाएगा, इस केस में ये एसिड बनता जाएगा। अब यही तरीका OH के लिए लगा दो, वो भी सही है। if
if OH minus concentration increase, देखो कई बार बच्चों कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग, ये ब्रैकेट को कंसंट्रेशन ब्रैकेट बोला जाता है, ध्यान रखना। if OH minus concentration increase, अगर OH minus का कंसंट्रेशन बढ़ा, OH minus भले ना बढ़े, आगे तो नेगेटिव साइन है ना, if OH minus concentration increase, POH decrease, अगर POH decrease हुआ तो वो क्या बनेगा बच्चों, POH डिक्रीज हुआ तो वो बनेगा अच्छा खासा बेस, सही है। चलो, एंड इफ OH माइनस कंसंट्रेशन इज डिक्रीज, अगर OH माइनस का कंसंट्रेशन डिक्रीज होना शुरू हो गया तो pH ये डिक्रीज हुआ, ये डिक्रीज ओवरऑल इंक्रीज, सो POH इंक्रीज। अगर POH इंक्रीज हुआ तब मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। जब POH इंक्रीज होता है ना तब जाके क्या बनता है, एसिड बनता है, सही है, दिमाग में गया पूरा कंसेप्ट। अब ये सारी चीजें मैंने आपको मैथमेटिकल टर्म से बताई, तो pH मेजर कैसे किए जाते हैं, तो pH मेजर करने के लिए कई बार pH पेपर का यूज किया जाता है, कई बार बच्चों pH मीटर का यूज किया जाता है, कई बार बच्चों pH इंडिकेटर का यूज किया जाता है। क्या चीज है ये, सारी मस्त चीजें। pH पेपर एक छोटी पेपर स्ट्रिप आती है जिसके पीछे नंबर एंड उसके कलर्स लिखे हुए होंगे, ओके। आपको डीप करना है सॉल्यूशन में, उस हिसाब से आपको कलर्स दिखाई देंगे। जनरली ब्लू टोन जो होता है वो बेस के लिए दिया जाता है, पिंक टोन जो होता है वो एसिड के लिए दिया जाता है। pH मीटर क्या चीज है, तो pH मीटर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाई करोगे, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कंसेप्ट पे, रेडॉक्स के कंसेप्ट पे बेस करता है, वहां पे आपको एक्यूरेट डेटा मिलेगा। pH इंडिकेटर क्या होता है, वो एक टाइप का सॉल्यूशन होता है, उससे सॉल्यूशन में डाला जाता है एसिड या बेस वाले सॉल्यूशन में। कलर चेंज के ऊपर से आपको उसके नंबर्स फाइंड करने होते हैं, 0 से लेके 14 नंबर दिए जाते हैं, उनके रिस्पेक्ट में कलर्स दिए जाते हैं। बच्चों इसके साथ ही जो एनिमेशन अटैच करना हो ना वो भी एक बार देख लेना, ओके। आई एम श्योर आपको पूरा कंसेप्ट pH वाला समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट सेशन में इसके बेसिस पर से न्यूमेरिक भी सॉल्व करवाऊंगा, तब जाके ये कंसेप्ट अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो वंस मोर, एक बार देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओके। कई बार इसे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट फॉर वाचिंग दिस वीडियो, ओके। वन मोर थिंग दैट आई फॉरगेट टू टेल यू, जनरली हमारे आसपास बहुत सारे एसिडिक चीजें हैं, जैसे कि लेमन, लाइम जो होता है वो भी एसिडिक है, यूरिन जो होता है वो भी एसिडिक है, ओके। तो ये सारी चीजें बेस पर से हम लोग न्यूमेरिक्स कल सॉल्व करेंगे, ओके। थैंक यू डियर स्टूडेंट फॉर वाचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, उसे लाइक करो यार, एंड डोंट फॉरगेट टू मेक अ पॉजिटिव कमेंट, ओके। Bye-bye. Thank you for watching this video again, and please don't forget to revise this. Take a scripture fast. In the video on the autoionization of water, we saw that you could have two neutral water molecules, but one of them could swipe a hydrogen ion from the other, and then you could be left with a hydronium ion, and the one that had the hydrogen ion swiped from it. Remember, a hydrogen ion is really just a proton. This one actually gains an electron. It gains an electron from that hydrogen. It takes all of the electrons from this covalent bond right over here, and it forms another lone pair, and it gets a negative charge, and that becomes a hydroxide ion. Or we could also describe that autoionization like this, that if I have one water molecule, well, the oxygen grabs both of the electrons from this lone pair, swipes hydrogen of the one electron it had, and all it's left with is its proton. So a hydrogen ion is oftentimes, it's really just talking about a proton, because the most common isotope of hydrogen only has a proton in its nucleus. It does not have a neutron. So you take away its electron, you just have that proton left. And the whole point of doing this to show, well, look, it's not going to be a typical thing. Most of the water molecules aren't going to be doing this, but this is going to happen if you have a large enough quantity of water molecules. And we've even seen to what degree that happens, how typical that is by looking at the concentration. If we looked at the concentration, so if we're talking about pure water, we've seen that the concentration, and we could think about it in two ways. If we think about this top way of expressing the autoionization, we could say the concentration of hydronium ions, or if we think about this one over here, we could think about the concentration of hydrogen ions. And the reason why these two things are equivalent is because these hydrogen ions are really just going to associate themselves with a water molecule and become hydronium.
But in pure water at 25 degrees Celsius, we've seen that these are going to be approximately the concentration, whether you think of it as hydronium concentration or hydrogen ion concentration, it's going to be approximately 1 times 10 to the negative 7 molar. And what does that mean? Well, molar, this is just the units for molarity. That's the same thing as 1 times 10 to the negative 7 moles per liter. And if you have trouble remembering what moles are, first of all, I encourage you to watch that video on Khan Academy on moles, but you just have to remind ourselves it's a quantity. Just as a dozen means 12 of something, a mole of something means 6.022 times, and roughly 6.022 times 10 to the 23rd of that thing. So it's just a very, very, very large quantity. So that's the concentration, you could say the hydrogen ion concentration in pure water at 25 degrees Celsius. But we can ask ourselves that same question for other types of solutions. For example, orange juice. So let's just say right over here. So an orange juice, the hydrogen ion concentration, and once again, I could also say this is a hydronium concentration. Depending on your glass of orange juice, it wouldn't be atypical to find a glass that has a hydrogen ion concentration of, say, 1 times 10 to the negative 3.5 molar. So once again, this is actually a lot more than this here. Actually, let me make it a round number. You actually might be able to find something at 1 times 10 to the negative 4 molar. I looked it up on the internet. There's actually a range kind of in the mid 3s to low 4s of hydrogen ion concentrations for orange juice. And so you could find something like this, and as you can tell, and it's good to always just think about the numbers, this is actually a much higher concentration than this over here. The exponent over here is less negative, so this is a higher concentration. And we could look at something that has a lower concentration, say something like bleach. I actually looked up, so bleach, I'll write that right over here. I actually looked it up on the Clorox website. The Clorox bleach, they say that their hydrogen ion concentration is approximately, so their hydrogen ion concentration is approximately equal to 1 times 10 to the negative 12. 1 times 10 to the negative 12 molar. So this is a much lower concentration than you would have in just water right over here, in pure water at 25 degrees Celsius. So this is a much lower concentration. This exponent over here is more negative. This is a lower concentration. Well, this is all well and good, but it can get a little bulky talking about concentrations in terms of, the scientific notation, something times something to the negative whatever molar. And so to help simplify that, people have invented the idea of a pH. A pH, and let me introduce it in a color that I have not used yet before. P, and you use lowercase p, uppercase h, and I've looked into where this notation comes from. The H, most people agree, is referring to the hydrogen in some way, but the P, some people think it's referring to potential. Some people just think it's a random letter it's just one of these historical artifacts. But this is defined as the negative log of, and we could say negative log. If we don't write a base, you assume it's base 10. But the negative log of the hydrogen ion concentration, or it's equivalently the negative log, because the hydrogen ions are really hydronium ions, H3O. It's really the same thing as this as well. So given this definition of pH, let's calculate the pHs for pure water at 25 degrees Celsius, or the pH of this glass of orange juice, or the pH of this bleach. Well, the pH of this pure water is going to be the pH. Let me do it so the pH here, so I'll have some space right over here. It's going to be the negative log, and I'll write the base 10 there just because that's assumed, of its hydrogen ion concentration, which is 1 times 10 to the negative 7 molar. And we want molarity right over here. You want molarity right over here. Well, 1 times 10 to the negative 7 is the same thing as 10 to the negative 7. And if you look at just the part with the logarithm, before we think about the negative, this is just saying, to what power do we have to raise 10 to get 10 to the negative 7th power? Well, that's just going to be negative 7. And if what I just did is confusing, I encourage you to review logarithms on Khan Academy. So we're going to have the negative of negative 7, which is going to be equal to positive 7.
So the pH of pure water at 25 degrees Celsius, and temperature would matter because it might affect autoionization, but the pH at 25 degrees Celsius is 7. What about this orange juice? Well, the pH over here is going to be the negative log of, instead of writing 1 times 10 to the negative 4, I can just write 10 to the negative 4. And of course, that's base 10. Well, what do I have to raise 10 to get 10 to the negative 4? We'll have to raise that to the negative 4 power. The negative of negative 4 is positive 4. By that same argument, or by that applying the same definition, the pH of this bleach is going to be equal to the negative log of 10 to the negative 12. I'm just ignoring this 1 times right over here. I could write 1 times 10 to the negative 12, but that's not going to change its value. And that, of course, is going to be equal to the negative of negative 12, which is positive 12. And so it might be fun to plot all of these. So let me do that. So let me plot these pHs. So let me draw a line right over here. And let's say that this is 0, 1, 2, 3, 4. Actually, I'm not going to be able to get all the way to 12, so I have to make that my scale a little bit smaller. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. And I could keep going over here. So let me write this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So these are our pHs over here. I could plot them. That water at 25 degrees Celsius is going to be right over here. And that is my water. And that's sometimes referred to as a neutral pH. If I look at that orange juice with a pH of 4, that orange juice is going to be right over here. And I've seen ranges for orange juices actually more in this range right over here. So depending on your glass or whether it's gone bad or not. So that's going to be orange juice, could be found in that range. So I'll write orange juice. And then this bleach. And it depends on the concentration and all of that. But this bleach in particular is right over here. This bleach is right over here. And I could plot other things. If your stomach, the juices in your stomach are highly, well, I'll talk about the acidic a little bit more, but your stomach juices are going to be in, let me just hit a new color, are going to be in this range, right over here. So stomach, and often we're called, instead of stomach juices, stomach acid. And if you had something like seawater, it's going to be in this range right over here, seawater. Now let's think about what this is telling us. And remember, this is a logarithmic scale. As we go to the right, our concentration is going down. It's important to recognize, and that's all because of this negative right over here in our definition. But we saw that bleach has a much lower concentration than the water has. So this is lower hydrogen ion concentration. And as we go to the left, we have a higher hydrogen ion concentration. And in general, if something has a pH below 7, we tend to refer to it as acidic. We say it is acidic. So typically when you add acids to neutral water, your pH is going to go down. It's going to get more and more acidic. And as you go to the right, if you have a pH above 7, sometimes you'll hear people say basic, and sometimes you also might hear people say alkaline. It is becoming more alkaline. Its hydrogen concentration is getting lower and lower and lower as we move to the right. And I really want you to appreciate the logarithmic nature of it, because if I handed you some seawater with a pH of 8, you might say, okay, no big deal, pH of 8 relative to a pH of 7. But this is a logarithmic scale. If we're moving to the right, we have a 10 times lower concentration of hydrogen ions. If we were to move 3 spaces to the right on this, where it's 1/10, 1/10, 1/10, we have 1
1,000th the concentration of hydrogen ions. So it's pretty interesting to think about how much lower the hydrogen concentration is in, say, bleach than in water, and how much lower that is than, say, stomach acid or orange juice.